गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में है एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ बयान दिए। ये बयान कम थे और ऐसा लग रहा था ये खुद की तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने देखो बात करी पहले तो कि भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। प्लस इनफैक्ट अगर हम बात करें तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी बातचीत कर रहा है, तो आधे से ज़्यादा वहाँ पे भी हमारी बातचीत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है एंड आगे जाके इनके साथ भी हमारी ट्रेड डील होगी। पर अगर हम बात करें ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्होंने पूरी एक कहानी बनाई अपनी तारीफ करने के लिए। वो कहानी ये थी कि पहले तो जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने मोदी जी को कॉल किया। बोला कि आपके साथ हम ट्रेड डील नहीं साइन करेंगे क्योंकि आप तो युद्ध में बैठे हुए हो। तो मोदी जी ने कहा इनको कि नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करिए। फिर इन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया, उनको भी सेम बात बोली, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं भाई नहीं, आप हमारे साथ ट्रेड डील क्यों नहीं साइन करना चाहते या ट्रेड क्यों नहीं करना चाहते। तो ऐसा कह के इन्होंने दोनों देशों पे प्रेशर बनाया एंड इस वजह से युद्ध रुक गया। ऐसा यहाँ पे इनका ये नैरेटिव है। और देखो बार-बार इन्होंने कंटिन्यूअसली बोला है कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, मैंने वो युद्ध रुकवा दिया। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं इज़राइल की, तो इज़राइल का भी युद्ध रुकवाने का इन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया। पर हमने नोटिस किया कि वहाँ पर भी अभी युद्ध पूरी तरह से रुका नहीं है। बार-बार जो है सीज़ फायर उसके वायलेशन की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। बट डेफिनेटली दोस्तों इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि दोनों देशों के बीच में एक फाइनली ट्रेड डील साइन हो। क्योंकि अगर हम बात करें ना, तो जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं या टैरिफ्स लगाए हैं, हम कह सकते हैं 25% टैरिफ्स, और एडिशनल जो 25% टैरिफ हैं रशियन ऑयल परचेज करने के कॉन्टेक्स्ट में, उससे भारत की इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हालांकि भारत ने लड़ने के लिए इससे काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील हो जाती है, इससे कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों डेट है आज की 30 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो लोकटक लेक के बारे में है। सबसे पहली बात, आप इसकी लोकेशन ज़रा अंडरस्टैंड करो। देखो लोकटक लेक के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मणिपुर स्टेट में, राइट। मणिपुर स्टेट में आपको यहाँ पे लोकटक लेक देखने को मिलती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। साथ ही साथ रामसर साइट के अंदर इसको यहाँ पे दर्जा भी मिला हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बातें आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको ये देखने को मिलता है। एंड इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में आपको डांसिंग डियर देखने को मिलेगा। ये यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसको डांसिंग डियर बोलते हैं या इनफैक्ट इसको सेंगाई डियर इसके एक्चुअल में आपको नाम देखने को मिलता है। तो सर ये साथ में पिक्चर किसकी लगाई हुई है आपने? इसको दोस्तों बोलते हैं फुमड़ीस, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फुमड़ीस। फुमड़ीस क्या होती हैं? दरअसल में जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना लुकटक लेक के ऊपर, ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरह से ये फुमड़ीज यहाँ पे आपको बनी हुई देखने को मिली है, ये फ्लोटिंग स्वैम्प्स है। तो इस तरह की सर्कुलर स्वैम्प्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको फुमड़ीज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और इसी वजह से दुनिया का एकमात्र ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये बन जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सेंगाई डियर के बारे में भी, और आपका यहाँ पे ये जो फुमड़ीज है इनके बारे में भी। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंगाई डियर मैंने आपको बताया, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस लेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा, फिशरीज, हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर लोकटक लेक है ये रामसर साइट के अंदर है, बट इसको यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यहाँ पे लिस्ट किया गया है। अब होता पता क्या है, ऐसी पर्टिकुलर साइट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है या बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या इन्वायरमेंट बदलाव की वजह से, उनको हम यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यहाँ पे डालते हैं। बेसिकली ये वो वेटलैंड्स हैं जिनको अर्जेंटली प्रोटेक्शन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब भारत की अगर हम बात करें ना, तो भारत की तरफ से दो ऐसी साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। एक तो मैंने बता दिया आपका लोकटक लेक,
दूसरा है आपका जो आपका क्योलादो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। एक पहले के टाइम के ऊपर ना जो चिलिका लेक थी ओडिशा के अंदर, वो भी दरअसल में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट थी, पर क्योंकि हमने चिलिका लेक को अच्छे से रिस्टोर किया, अच्छे से उसको कंजर्व करने की कोशिश करी, अब चिलिका लेक इसका पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि ना अगर कोई साइट अच्छे से प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे, तो वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हट जाती है, पर अगर उसके ऊपर खतरा है तो इट इज लिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों ये तो बात हुई लोकटक लेक की। अब सवाल आएगा हम आखिर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोकटक लेक की जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। इसकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है दोस्तों लैंड यूज़ में बदलाव। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड किया गया, तो कहीं न कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं न कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। साथ ही साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है या जिसको आप लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झुम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, उससे भी कहीं न कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये पानी की क्वालिटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे करती हैं। ऐसा सब होने की वजह से क्या हुआ है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ गई है। दरअसल में जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, इसका मतलब ये होता है कि आखिर कितना ऑक्सीजन चाहिए हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे आपका बैक्टीरिया को, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर पाए। ठीक है ना? ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो होता है बीओडी। अब जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उतना कहीं न कहीं आपको नोटिस करने को मिलेगा, उतना ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड आप यहाँ पे कह सकते हो। जितना ज़्यादा बीओडी बढ़ता रहेगा, उतनी मात्रा ऑक्सीजन की पानी के अंदर कम होती रहेगी। अगर मात्रा पानी की कम हो चुकी है, कहीं न कहीं इससे आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम हो जाती है। इससे आपकी जो फिशेज़ वगैरह हैं, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें और भी कई कारण हैं पोल्यूशन के सोर्सेज़ के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ठीक है? जो आपके अलग-अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स थे, वो भी पानी के साथ यहाँ पे बह के इस लेक में चले जाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, अर्बन एरियाज़ के अंदर एन्क्रोचमेंट की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत दे रही हैं। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा है, सिल्टेशन बढ़ रहा है एंड इस वजह से फिशेज़ की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि लोग यहाँ पे साथ में आएँ, वो लैंड मैनेजमेंट जो लैंड यूज़ के अंदर चेंजेस आए हैं उसको रोकने की कोशिश करें। प्लस एट द सेम टाइम ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है ना, इसको भी यहाँ पे रोकें। वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके हम कह सकते हैं कि फिर लोकटक लेक को हम कुछ हद तक कंज़र्व करने में शायद सक्षम हो पाएँ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज़ अमेज़न फेस प्रोजेक्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा कॉप 30 के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों 10 दिन बाद रफली आप कह सकते हो 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 30 कॉप 30 जो होगा ना अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, वो यहाँ पे होने जा रहा है ब्राज़ील के अंदर, बेलम जो है ना, वहाँ पर आपका ये होगा। अब ब्राज़ील अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है उसका एक मेजर चंक आपको ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये जो आपका वेन्यू डिसाइड किया गया ना, ये वही वेन्यू है जहाँ पर अमेज़न बेसिन अटलांटिक ओशन को मीट करता है। अब आप लोग जानते होंगे क्योंकि देखो अमेज़न जो है, दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? यहाँ पर बहुत भारी संख्या के अंदर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो वहीं पर आपका ये होगा पूरा का पूरा जो आपका इवेंट होगा इस बार का, राइट? तो वहीं पर ब्राज़ील के अंदर ही कुछ साइंटिस्ट पता क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट ने यहाँ पर ना एक क्लाइमेट टाइम मशीन करी है। नाम सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब है इसका? देखो आप ऐसा मान के चलो, जैसे मैंने यहाँ पर ना कुछ ऐसे एक जगह बना दी, ठीक है? इस जगह में पता क्या हुआ? यहाँ पे इसमें पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आगे जाके दुनिया में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में बढ़ेगा। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का इन पेड़ों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, हम वो देखना चाहते हैं कि मान लो लेट्स से 10 साल बाद हमें लगता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने पता क्या किया? हमने इन इस एक लिमिटेड जगह के अंदर क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी। फिर देखा गया कि उसका भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। क्या अगर हम बात करें अमेज़न फॉरेस्ट की, मतलब बेसिकली ये जो हम सर्वे कर रहे हैं एक छोटे लेवल के ऊपर, क्या एक्चुअल में जो पेड़ हैं वो इस तरह से काम कर पाएँगे कि इतनी ज़्यादा मात्रा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्ज़ॉर्ब कर पाएँ।
आप जानते होंगे ना कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक आपको देखने को मिलेगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हो जाए आगे फ्यूचर के अंदर, क्या तब भी अमेज़न फॉरेस्ट उतने ही सक्षम रहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को वो यहाँ पे मेंटेन कर पाएँ, उसको कम करने के अंदर मदद कर पाएँ? इसके ऊपर डाउट है। दैट इज़ व्हाई हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे ये आपके सामने एक पिक्चर है ना, इस तरह का एक ये पूरा-पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे 6 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पर हर स्ट्रक्चर में 50 से 70 रेन फॉरेस्ट ट्रीज़ यहाँ पे रखे गए हैं। उनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, उससे पता लगेगा कि कितना इम्पैक्ट आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर विद द इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है ना? एंड इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स आएगा उसको फिर अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इस पर्टिकुलर जो हमारा आने वाले दिनों के अंदर जो कॉप होने वाली है, ठीक है ना? तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस तरह से ये जो फेस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं अमेज़न फेस प्रोजेक्ट, यहाँ पे हो रहा है, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय ब्राज़ील एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? तो रियल टाइम इस तरह से फॉरेस्ट रिस्पॉन्सेज़ आपको देखने को मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, है ना? तो यहाँ पे जो फेस नाम आया है ना, फेस नाम आया है फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट टेक्निक, जिसके माध्यम से हमने इस पूरे एरिया में जहाँ पे आपके वो पेड़ हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज़ किया है। इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फेस टेक्निक, राइट? तो ये बात होगी हमारी अमेज़न फेस के बारे में। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज़ योर एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। देखो, आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पर आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा भी हैं, पर डेफ़िनेटली सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनकी आइडियल रेशो की ना, तो ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के अंदर अगर आपकी रेशो 4:2:1 होती है, इट इज़ काइंड ऑफ कंसिडर्ड आइडियल। बट हो क्या रहा है, हम ना यूरिया का बहुत-बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल में यूरिया क्या है, यूरिया में देखो होते बहुत सारे अलग-अलग आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, पर में जो मेजर न्यूट्रिएंट है, वो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपका जो नाइट्रोजन की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो, आज के समय अगर हम बात करें, हालाँकि ये स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन वेरी करता है, पर रफ़ली ये नंबर कहीं न कहीं 8:2.4:1 के आसपास आ चुका है। कहने का मतलब कि हमारी मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, वो होना 4 गुना चाहिए, पर वो रफ़ली 8 गुना चल रहा है। अब सवाल आता है, भाई ऐसा क्यों? यूरिया किसान इतना ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं? बाकी और फर्टिलाइज़र्स क्यों नहीं डाल रहे? क्यों? और इसके अलावा इसका कारण ये है कि यूरिया जो है ना, वो यूरिया यहाँ पे आपका सबसे सस्ता, मतलब ये काफ़ी चीप आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा चीप क्यों है? इसका आप रीज़न यहाँ पे समझना। होता पता क्या है कि हमारे पास ना यहाँ पर 2 तरह की सब्सिडी स्कीम्स चलती हैं। एक है यूरिया के लिए और एक है आपके नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया का पता क्या है? यूरिया का पूरा कंट्रोल प्राइस के ऊपर आपकी गवर्नमेंट का होता है। सरकार कंट्रोल करती है पूरी तरह से प्राइस। बट बाकी जो इसके अलावा फर्टिलाइज़र हैं, जिनको हम नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स कह सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो स्कीम है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ध्यान रखिएगा, यूरिया आपका जो है, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स हैं, वो आते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत? अब यहाँ पे आपके पर्टिकुलर जो आपका फर्टिलाइज़र्स है, उसमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट है। जैसे उसमें कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, सल्फर कितना है, उसकी मात्रा कितनी है न्यूट्रिएंट कंटेंट की, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ज़्यादा डाला है, तो उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? एंड इन फैक्ट ना हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत ज़िंक हो गया, बोरॉन हो गया, इनके लिए भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव डाले हुए हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो अपने फर्टिलाइज़र के अंदर ज़िंक, बोरॉन इन सब का भी इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो मिट्टी है, उसको ज़िंक, बोरॉन ये सब चीज़ें भी साथ में मिलें। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम नाइट्रोजन ही ना डालते रहें, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से भी हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़िया होने की बजाय खराब होती हुई देखने को मिल रही है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, ये यूरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है उनके लिए है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स, एनपीकेएस हो गया, इनके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो पर किलो ऑफ न्यूट्रिएंट के हिसाब से एक फिक्स सब्सिडी दी जाती है। जैसे मान लो नाइट्रोजन के लिए एक सब्सिडी होगी, फास्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए, सल्फर के लिए,
और उसके हिसाब से जितनी मात्रा आपने इस्तेमाल करी है अपने फर्टिलाइजर में, उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती रहेगी। ये जो सब्सिडी रेट होते हैं, ये एनुअली या बाई एनुअली यहाँ पे सरकार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि यूरिया है ना, यूरिया यूरिया इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। पर अगर हम बात करें बाकी औरों की, तो वहां पर एमआरपी जो होगा वो मार्केट डायनेमिक्स के ऊपर चेंज होता है। सब्सिडी हम यहाँ पे पर किलो के हिसाब से देती है सरकार, नो डाउट अबाउट इट। बट जो मार्केट प्राइस होंगे ना नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के, वो यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगी। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि यूरिया का प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, जबकि अगर हम बात करें बाकी और फर्टिलाइजर्स की, जिसको हम नॉन यूरिया कह सकते हैं, वहां मार्केट के हिसाब से चीजें प्राइसेस ऊपर नीचे यहाँ पे होते हैं। बट कितना किलो के हिसाब से आपसे सब्सिडी मिलेगी, वो सरकार यहाँ पे दे देगी उनको सब्सिडी, जो भी यहाँ पे उनकी सब्सिडी बनती होगी। बाकी इसके अलावा सरकार डेफिनेटली एमआरपी को मॉनिटर करती रहती है। कोशिश यही है कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन हो, है ना, एंड इस तरह से हम यहाँ पे करें ताकि आइडियल रेशो जो है हमारे सामने हमें अचीव हो पाए। अब सवाल आता है कि सब्सिडी स्कीम जो थी, एनबीएस स्कीम जो है, ये कब स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई थी 2010 के अंतर्गत, और यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्टली जो फर्टिलाइजर कंपनी होगी उनको सब्सिडी मिल जाएगी, तो सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर ही मार्केट में किसानों को ये जो आपका फर्टिलाइजर है वो यहाँ पे बेचे जा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए यहाँ पर कैबिनेट ने यहाँ पे रेट्स बता दिए हैं कि कितना पैसा यहाँ पे सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में किलो के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। UNFCCC सिंथेसिस रिपोर्ट, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन ने ना अभी यहाँ पे एक सिंथेसिस रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे रिलीज करी है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को लेके हम यहाँ पे कितना क्लोज पहुंच गए हैं या कितना अभी काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब आप लोग जानते होंगे कि एक होते हैं एनडीसीस, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीज खुद अपने एंड के ऊपर एनडीसीस को यहाँ पे बताती हैं कि वो क्या अचीव करने जा रहे हैं, क्या उनका खुद का मतलब अपने हिसाब से वो बताती हैं कि हमें क्या अचीव करना है। तो अगर आप नोटिस कर पाएंगे कि आज के समय जो कंट्रीज के नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है ना, उसके हिसाब से हम केवल और केवल एमिशंस को केवल 17% कम कर पाएंगे 2035 तक, अगर हम उसको 2019 के लेवल से कंपेयर करें। ये अपने आप में बड़ा ही कम है, क्योंकि अगर हमें मान लो दोस्तों हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी वार्मिंग को लिमिट करना है, तो हमें एमिशंस को कम से कम 37% कम करना होगा। अभी तो सिर्फ 17% ही हो रखा है। और अगर हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्मिंग तक रोकना है ना, तो 57% आपके एमिशंस कम करने होंगे, जहां हम उसके आसपास भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि UNFCCC ने कि यहाँ मिटिगेशन और अडेप्टेशन दोनों के ऊपर यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्च करने होंगे। अब देखो, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप ना ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उसी को कम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाओ तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, अगर हम ध्यान दें, है ना, एफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान दें, तो उन सबसे आपका कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ पे कम होंगे। पर साथ साथ अडेप्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन में क्या होता है? अडेप्टेशन में कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है ना, उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्रॉप्स ऐसी लगा दी या बनाई ऐसी क्रॉप्स जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जो फ्लड्स को यहाँ पे मैनेज कर पाए। ऐसी चीजें करना, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मिटिगेशन भी और आपका अडेप्टेशन भी। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि जो करंट इंप्लीमेंटेशन है ना एनडीसीज का, उसके हिसाब से 13 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस यहाँ पे होंगी, जो कि 6% का रिडक्शन है। तो बहुत कोई खास यहाँ पे हमारा काम अभी करंटली चल नहीं रहा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे UNFCCC ने ये भी बताया है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सपैंड CCUS। व्हाट इज CCUS? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देखो, हमारे पास ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगी, या तो कैप्चर करके उसको इस्तेमाल करेंगी, या फिर उसको अंडरग्राउंड उसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। सवाल आता है कि चलो ठीक है सर, हमने कैप्चर कर लिया, कैप्चर कहाँ से किया? जैसे आपके पावर प्लांट से कैप्चर कर लिया, आपके फैक्ट्री से कैप्चर कर लिया, आपके स्टील फैक्ट्री से आपका कैप्चर कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो गया। फिर या तो इस्तेमाल कर लो, मान लो आगे किसी फ्यूल बनाने में उसका इस्तेमाल कर लिया, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल कर लिया, कोई बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर लिया, या फिर आप उसको अंडरग्राउंड आप उसको स्टोर कर लो ताकि आपका एनवायरनमेंट में आपका वो रिलीज ना हो।
तो इस तरह से अगर रिलीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारा डेटा हमें UNFCCC की सिंथेसिस रिपोर्ट ने यहाँ पे दिया है, जिसको पब्लिश किया गया UNFCCC के द्वारा ही। एंड यहाँ पे बताता है कितना कितना हम काम कर रहे हैं। तो NDCs जो देश अपना सबमिट करते हैं उसको साथ में डेटा को यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो बात आती है कि सर भारत के NDCs क्या है। देखो, भारत ने अपना जो NDC सबमिट किया था वो 2022 में अपडेटेड NDC सबमिट किया था, अगस्त 2022 में। इसमें हमने 2030 के हिसाब से अपने टारगेट्स बताए थे। उसमें हमने बोला था कि हमारे जो इमिशन इंटेंसिटी है ऑफ GDP उसको हम 45% कम करेंगे फ्रॉम द 2005 लेवल। इसके अलावा हमने ये बोला था कि हमारा जो 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से होगी। ठीक है, 50% से ज़्यादा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एक एडिशनल सिंक क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? अपने फॉरेस्ट कवर और आपके ट्री कवर को यहाँ पे बढ़ा के। तो ये भारत की जो लेटेस्ट कमिटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। भारत ने इसके बाद इसके अपडेटेड एनडीसीज यहाँ पे नहीं सबमिट किए हुए। अभी तक जो फर्स्ट अपडेटेड एनडीसी है हमने वही सबमिट यहाँ पे किए हुए हैं। और यहाँ पे दुनिया ये बोल रही है कि बाकी सभी देशों को, मतलब सभी देशों को चाहिए यहाँ पे कि अपने एनडीसीज को और अपडेट करें, ताकि अच्छे से हम अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सही कदम ले पाएँ। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है आपका एक्सरसाइज त्रिशूल। देखो, आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम किसी दूसरे देश के साथ नहीं कर रहे, ये हमारी ही तीनों की तीनों आपकी जो फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। दैट इज आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कहाँ हो रही है ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हो रही है सर क्रीक बॉर्डर पे। देखो, सर क्रीक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले दिनों के अंदर। पाकिस्तान यहाँ पे कुछ हरकतें करने की अक्सर कोशिश करता रहता है, पर हम हर बार उस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने जब ये देखा कि भारत इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज त्रिशूल आज से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। 10 नवंबर तक यहाँ पे एक्सरसाइज चलेगी, जहाँ पर हमारी तीनों फोर्सेज यहाँ पे साथ में मिलकर काम करेंगी, ताकि ये देखा जाए कि कितना हम अच्छे से सक्षम हैं आपस में काम करने के लिए। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और कैसे इनोवेशन और हम बढ़ा सकते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ड्रिल्स भी होंगी जो एम्फीबियस होंगी, जहाँ पर वाटर और लैंड दोनों का इस्तेमाल होगा। डेजर्ट मैनूवर हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डेजर्ट वाला रीजन भी है यहाँ पे। तो लैंड ऑपरेशंस भी हैं, एयर ऑपरेशंस भी हैं, मैरीटाइम ऑपरेशन भी है। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी एक्सरसाइज शेड्यूल के अंतर्गत 2 सब एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एक है एक्सरसाइज त्रिनेत्र, ये आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, और उसके अलावा आपका एक्सरसाइज महागजराज, ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था आपका डोगरी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, डोगरी लैंग्वेज जो द्रविडियन के साथ नहीं, बल्कि आपकी ये तो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि जम्मू रीजन के अंदर मोस्टली बोली जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको लद्दाख में देखने को मिलती है, ना कि अरुणाचल में। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। बेंजीन जो है वो मेजरली प्रोड्यूस होता है आपके पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। तीसरा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हानले डार्क स्काई रिजर्व की बात करें तो यस, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज डिस्कस करनी थी। इसी तरह से दोस्तों, आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।